चलो बात करने वाला हूं कि चुनाव लड़ने से पहले कौन कौन से समीकरण देखे जाने चाहिए। क्या वो समीकरण हमारे फेवर में है या नहीं है, और अगर फेवर में नहीं है तो क्या हम उन्हें अपनी फेवर में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। इन समीकरणों को देखिए, अगर इन्हें फेवर में है तो अच्छी बात है, नहीं है और आप ला सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यदि ये समीकरण फेवर में नहीं है और ना ही आप ला सकते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आप वो चुनाव ना लड़ें। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूं, अगर ऐसी परिस्थिति में भी चुनाव लड़ना पड़ जाए तो क्या करना है, उसके लिए आप मुझसे बात कर लेना। लेकिन कौन कौन से समीकरण देखने चाहिए। सबसे पहली चीज तो यदि आप पार्टी के उम्मीदवार हैं तो सबसे पहले पार्टी आधारित समीकरण जरूर देखें कि क्या ये सीट यहां पार्टी की जीतने की संभावना है या नहीं है। पार्टी जिन मुद्दों पर बात करती है, पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी ने जो प्रीवियस काम किए हैं, अगर पुरानी पार्टी है, अगर नई पार्टी है तो पार्टी का पेनिट्रेशन कितना है, क्या पार्टी के आधार पर यह सीट जीतने की संभावना है या नहीं है। क्योंकि राजनीति में जनरली दो तरह की सीटें होती हैं। एक वो सीटें होती हैं जहां पर पार्टी का अपना दबदबा होता है, पार्टी का अपना जनाधार होता है, पार्टी का अपना कैडर वोट होता है। कई सीटें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत होती हैं, जहां पर पार्टी का ज्यादा महत्व नहीं होता, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के, किसी परिवार के, किसी नाम के कारण वो सीट जीती जाती है या हारी जाती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, खासकर से जब बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, लोकल इलेक्शन में परिवारवाद या नाम ज्यादा चलता है, किसी लोकल व्यक्ति का नाम ज्यादा चलता है, पार्टी का दबदबा कम रहता है। जैसे जैसे चुनाव बड़ा होता चला जाता है वहां पर पार्टी का दबदबा ज्यादा होने लगता है। तो सबसे पहला समीकरण पार्टी आधारित समीकरण देखना है कि यदि हम पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं तो हमें लाभ होगा या हानि होगी। और कई बार ऐसा होता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मेरे एक स्टूडेंट रहे, अभी वो विधायक है वर्तमान में, पार्टी ने टिकट दे दिया, जिस पार्टी ने टिकट दिया उस पार्टी के आधार पर वो सीट नहीं निकाली जा सकती थी। तो वहां हमने रणनीति क्या बनाई, ऐसी जगह पर रणनीति बनाई जाती है कि पार्टी को पीछे कर दो और उम्मीदवार को आगे ले आओ। उम्मीदवार के व्यक्तिगत आधार पर चुनाव लड़ा गया, भले ही सिंबल पार्टी का था, लेकिन लोगों में ये मैसेज डाल दिया गया उम्मीदवार भले ही पार्टी का है लेकिन ये उम्मीदवार हमारे बीच का है, हमारे परिवार का है, बाकी समीकरण है हमारी फेवर में, तो हमें इसको वोट करना चाहिए और उससे हमें लाभ भी मिला, वो व्यक्ति वहां चुनाव जीत गया। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर वो सीट पार्टी की है ही नहीं या पार्टी के आधार पर उम्मीदवार बनने से नुकसान हो जाएगा। हाँ, बहुत बार लोग बोलते हैं कि इस पार्टी से टिकट मिल जाए तो मैं यहां से जीत जाऊंगा। जैसे ये सच होता है वैसे ये भी सच होता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी से टिकट लिया तो हार निश्चित है, उस पार्टी से आप नहीं जीत सकते। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वर्तमान में देश की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हुआ करती थी, उनकी कई राज्यों में कई जगह पर ऐसी हालत है, उस पार्टी से अगर आपने बढ़िया उम्मीदवार होने के नाते भी टिकट ले लिया तो भी आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उस पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है और आप अपना व्यक्तिगत वोट बना नहीं पा रहे, व्यक्तिगत छवि बनाने का समय नहीं है, लोकल उम्मीदवार नहीं है, उतने संसाधन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। पहला समीकरण देखिए पार्टी आधारित, क्या पार्टी के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है या पार्टी का टिकट लेने में लाभ है या हानि है, पार्टी से चुनाव लड़ना बेहतर है या इंडिविजुअली चुनाव लड़ा जाए, अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए तो बेहतर है। उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं कि पार्टी से बगावत कर लो, पार्टी का टिकट छोड़ दो, पार्टी के खिलाफ चले जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। पार्टी में रहते हुए भी आप अपने चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ सकते हैं, सिंबल पार्टी का रहेगा, आप जीत जाएंगे। लेकिन वो बात की बात है, पहले पता करिए। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण, अगर ये समीकरण फेवर में नहीं है तो आपने डिसाइड करना है कि अब आप पार्टी के आधार पर जाएंगे चुनाव लड़ने या इंडिविजुअल लेवल पर जाएंगे। इंडिविजुअल लेवल पर जाएंगे तो अपने चेहरे को आगे कैसे करना है, कम से कम 6 महीने का समय चाहिए होगा और बहुत सारी रणनीतियां बनानी पड़ेंगी इंडिविजुअल लेवल पर, जिससे कि आपकी जीत की संभावना बढ़ पाए। पार्टी का सिंबल मिल गया, आपकी अपनी छवि हो गई, दोनों मिलकर के जीत का काम कर सकते हैं। दूसरे समीकरण, अफसोस की बात, ये सच बताना पड़ेगा, अफसोस है बट ये सच है, भारत में जाति और धर्म की राजनीति होती है, हमें धार्मिक और जातिगत समीकरण देखने पड़ेंगे। कई लोग मुझे भी कहते हैं कि सर आप जैसा व्यक्ति भी अगर धर्म जाति की बात करेगा तो कैसे काम चलेगा। नहीं, मैं धर्म जाति की बात नहीं करता और ना मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप धर्म जाति की बात करिए। अगर आप वाकई भारत की राजनीति से धर्म और जाति को मिटाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करिए, समय लगेगा लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि संभव हो पाएगा। लेकिन मेरा यहाँ फर्ज क्या बनता है, मेरा फर्ज सच्चाई बताने का बनता है। और आज का टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि किन आधार पर कौन कौन से समीकरण देखने चाहिए चुनाव लड़ते समय, किन आधारों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्या समीकरण देखे जाए। तो मैं ये झूठ नहीं बोल सकता कि जातिगत समीकरण या धार्मिक समीकरण बिना देखे आप राजनीति में उतर जाएं और आप चुनाव जीत जाएंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है, 2 4 5 10% हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन समीकरणों को बिल्कुल इग्नोर कर दें। अफसोस है लेकिन ये सच्चाई है, भारत में जाति और धर्म के आधार पर वोट होता है। क्योंकि लोग धर्म और जाति के आधार पर वोट करते हैं, इसलिए राजनेता धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, इसलिए भारत में धर्म और जाति की राजनीति होती है। कई लोग कहते हैं क्योंकि राजनेता करते हैं इसलिए ऐसा होता नहीं,
जनता बटी हुई है धर्म और जाति के आधार पर। राजनेताओं को पता है, राजनेता बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें पता है जनता किस आधार पर बटी हुई है, किस आधार पर ध्रुवीकरण करना आसान हो सकता है, किस आधार पर इनका वोट लिया जा सकता है, किस आधार पर सामने वाले का वोट तोड़ा जा सकता है। वो समझदार लोग हैं, वो वही मुद्दा उठाते हैं जो जनता के दिलों को छूता है, और धर्म और जाति एक ऐसा मुद्दा है जो जनता के दिलों को छूता है। ये समीकरण आपको देखने पड़ेंगे। मैंने जैसा कहा शुरुआत में, यदि ये समीकरण आपकी फेवर में तो अच्छी बात है। अच्छा, फेवर में नहीं है, लेकिन आप ये समीकरण फेवर में बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, ना फेवर में है ना बना सकते हैं, ना आपको इन जातिगत धार्मिक समीकरणों को तोड़ना आता, तोड़े भी जा सकते हैं। या तो आप उन समीकरणों को अपनी फेवर में बना लीजिए, और यदि अपनी फेवर में नहीं बना सकते तो सबसे बढ़िया तरीका है इन समीकरणों को तोड़ डालिए, ध्वस्त कर दीजिए इन समीकरणों को। अब आप कहीं सर ये संभव है? बिल्कुल संभव है। जाति और धर्म के समीकरण को तोड़ा भी जा सकता है, बहुत बार ऐसा हुआ है। बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे उम्मीदवारों ने भारत में एक करके दिखाया, जहां पर्टिकुलर जाति का, पर्टिकुलर धर्म का वर्चस्व था, वहां दूसरी जाति और धर्म का व्यक्ति जीता, जीत रहा है, पहले भी जीता है और आगे भी ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि उनको समीकरण को तोड़ना आता है। वो भी कभी सिखा दूंगा, लेकिन देखना तो पड़ेगा। अभी बात करें देखने की, तोड़ना कैसे वो भी सीख लेंगे। अगर ये समीकरण आपकी फेवर में नहीं है तो आप इसको फेवर में बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अगर फेवर में नहीं बना सकते तो क्या आपको जातिगत धार्मिक समीकरणों को तोड़ना आता है? अगर बना सकते हैं तो भी ठीक है, आता है तो भी ठीक है, पता है तो भी ठीक है, तो काम चल जाएगा। लेकिन ये समीकरण देखना जरूर है। तीसरा समीकरण, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। आपका विरोधी कौन है? लड़ाई किससे होने वाली है? क्योंकि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, कई सेमिनार में भी पूछते हैं, कई लोग व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं, सर एक बात बताइए, सच्चाई, चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है? तो मैं कहता हूं भाई कौन से चुनाव में? वो कहते हैं नहीं, किसी भी चुनाव में। मैं कहता हूं हर चुनाव का अलग अलग होता है, और ये आप तय नहीं कर सकते कितना पैसा खर्च होता है। तय ये होगा कि आपका विरोधी कितना पैसा खर्च करने वाला है, आपकी लड़ाई एक्चुअल में किससे है। मान लीजिए कहीं सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसी सीट पर उतर गए जहां पर जो व्यक्ति है वो बहुत फेमस है, उसके 2 मिलियन से ज्यादा तो फॉलोअर है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर वो छाया रहता है, बड़ा नाम है, पैसा है, पैसे वाला व्यक्ति है, जिसके पास 100-200 करोड़ की संपत्ति है। अब जिसने 100-200 करोड़ रुपए वाइट में संपत्ति दिखा रखी है, जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जो एक ब्रांड है, एक चेहरा है, उसके सामने आप लड़ रहे हैं। ना आप चेहरा है, ना ब्रांड है, ना पैसा है, ना संसाधन है, ना पार्टी का सपोर्ट है, ना आपका अपना फेस वैल्यू है। कैसे कैसे जीतेंगे चुनाव भाई? समीकरण देखो किसको चुनना है। यानी कि राजनीति में अपना विरोधी चुनना सीखो। युद्ध किससे लड़ना है, कब लड़ना है, कहां नहीं लड़ना। हाँ, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं अपना युद्ध चुनना सीखो, कब, कहां, किससे और किससे नहीं। कुछ कुछ को तो छोड़ना पड़ेगा साहब, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं, नाम हो जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, फेमस हो जाएंगे, किसी बड़े नेता के सामने उतर जाते हैं चुनाव लड़ने बिना तैयारी के, मुंह की खा के वापस आ जाते हैं। उनको लगता है यार ये तो गड़बड़ हो गई, हमने तो पहले तैयारी करनी चाहिए थी, हाँ तो पहले बोला था ना भाई। और जब आपको में इतनी हिम्मत नहीं थी, जब आप में इतना जज्बा नहीं था, जब आपको ये मालूम था कि सामने वाला इतना मजबूत व्यक्ति है, उससे मुझे मुकाबला करना है, और आप कहीं नहीं टिकते थे, तो खाली जोश जुनून जज्बे के साथ काम नहीं होता। जोश जुनून जज्बा तो चाहिए, लेकिन साथ साथ आपके पास संसाधन भी चाहिए, मिनिमम रिसोर्सेज तो चाहिए यार। मैं बार बार बोलता हूं, अगर मिनिमम रिसोर्सेज नहीं है, मान लीजिए खाना बनाना है और आपको जो मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए वो ना दूं मैं, गैस नहीं है आपके पास, पतीला नहीं है, बर्तन नहीं है, मसाले नहीं है, आटा, चावल, चीनी, दाल, सब्जी, जो बनाना है वो है नहीं आपके पास, रॉ मटेरियल नहीं है। अब मैं आपको कहूं कि पूरा जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, और अब खाना बन जाएगा। आप कहें सर ये सारी बातें तो हैं, लेकिन खाने के लिए सामान नहीं है, बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, बनाने के लिए बर्तन नहीं है, वो कहां से आएगा, वो कैसे लेकर के आऊंगा मैं? और कुछ संसाधन अगर आप इकट्ठे कर सकते हैं तो विल पावर उसमें मदद कर सकती है आपकी। लेकिन मिनिमम रिसोर्सेज, चाहे वो विल पावर से आप इकट्ठे करें, चाहे कोई आप पे दाव खेले, चाहे आपके पास हो, विरोधी देख लें, विरोधी कौन है, और सामने वाला विरोधी अगर बहुत ज्यादा ताकतवर है तो उसके हिसाब से आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। संसाधन भी उस हिसाब से चाहिए होंगे, टीम भी उस हिसाब से चाहिए होगी, फेस वैल्यू भी वैसी बनानी पड़ेगी। और अगर ये नहीं कर सकते तो कोई डॉक्टर ने नहीं बोल दिया कि भैया अगला चुनाव में उतर जाओ, है डॉक्टर ने थोड़ी बोला है बहुत बस तड़प हो रही है, सेवा जोर से लगी थी, सेवा करनी थी, ऐसा नहीं होता। और जनता, मैं बार बार बोलता हूं, जनता
एक बार तो आप पर दाव खेल सकती है, लेकिन दोबारा दाव नहीं खेलती है। अगर जनता को ये पता चल गया कि आप नॉन सीरियस उम्मीदवार हैं, आप केवल अपनी छवि चमकाने, अपना चेहरा चमकाने के लिए, केवल सामने वाले को विरोधी का विरोध करने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, आपका अपना कोई एजेंडा नहीं था, तो पूरी पूरी संभावना है जनता आप पर भरोसा ना करे। एक बार ना करे, हर बार ना करे, बार बार ना करे, और जनता आपको नकार दे। तो ऐसी छवि नहीं बनानी है। तो मैंने कोशिश की बताने की कौन कौन से समीकरण देखने। फिर भी जब आप चुनाव लड़ें तो एक बार बात करिएगा, जो भी चुनाव लड़े, छोटा चुनाव लड़े, बड़ा चुनाव लड़े, मैं उसमें कम से कम ये मदद कर दूंगा, बता पाऊंगा कि आपकी स्थिति है कि नहीं है, कितना आप चुनाव जीतने की करीब हैं, कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, कौन कौन से संसाधन आपके पास है, चेकलिस्ट बता दूंगा। आप मुझसे आकर के बात करिए, 2-4-5 मिनट बात करिए, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात करिए मुझसे। मिलने आना चाहें तो मेरी टीम से जब संपर्क करेंगे, उनको बोलेगा मुझे सर से मिलने का समय चाहिए, काउंसलिंग का समय चाहिए, आपको फोन पर समय मिल जाएगा, काउंसलिंग का समय या मिलने का भी समय मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको मदद कर पाऊं, आपको गाइड कर पाऊं, राजनीति की बारीकी आपको सिखा पाऊं। अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहीं पर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएगी। यूट्यूब के माध्यम से भी अब आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ना, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगी, जो ट्रेनिंग लेना चाहें यूट्यूब के माध्यम से भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद,